Hello students. So today we will discuss about the concept of electric dipole and its electric field. इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम से ही पता चल रहा है कि जो डाइपोल है, डाइपोल बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, डाई प्लस पोल। डाई का मतलब टू, पोल का मतलब एंड। तो मीन्स डाइपोल वर्ड हम जनरली ऐसे सिस्टम के लिए यूज करते हैं जिसके दो ऐसे डिफरेंट एंड्स हों विच हैव द डिफरेंट बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द स्टडी आवर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पर डिस्कस करें इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसके दो डिफरेंट एंड्स हों और दोनों का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर जो हो वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, दैट इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाई टू के लिए यूज किया जाता है और पोल एंड के लिए, तो इनसे मिलके बना हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर दो पॉइंट चार्जेस हों, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, साइन उनका अपोजिट हो और दोनों एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर पड़े हों, देन दैट सिस्टम इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल का मतलब ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू equal and opposite point charges separated by a small finite distance। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो पॉइंट चार्जेस हो जिन दोनों का मैग्नीट्यूड हो सेम पर उनके साइन हो अपोजिट और वो दोनों एक दूसरे से स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस पे पड़े हों, दैट सिस्टम इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मान लो मैं दो पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहा हूं या एक ऐसा सिस्टम मान रहा हूं जिस सिस्टम के अंदर दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट ए पर एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा पॉइंट बी पर एग्जिस्ट कर रहा है। ए पर जो पॉइंट चार्ज है उसकी वैल्यू है माइनस क्यू और बी पर जो पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है वो है प्लस क्यू। पहली बात, दोनों के दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस की फॉर्म में होने चाहिए, मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का सेम होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए, तब उनसे और दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे हों, उनसे मिलके जो सिस्टम बनेगा दैट इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहां पर अगर हम देखें इस सिस्टम के इस एंड से अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसका नेगेटिव चार्ज हमें ऑब्टेन्ड होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इनवर्ड होती हैं रेडियली अगर अकेला होता तो, और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो होंगी वो रेडियली आउटवर्ड एक्ट करती हैं। तो इट मीन्स इस तरफ से देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर कुछ और होगा, उस एंड से देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर कुछ और होगा। मतलब इस सिस्टम के जो दो एंड पॉइंट्स हैं, इन दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर उसकी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर की जो नेचर होगी या वैल्यू जो होगी वो एक दूसरे से डिफरेंट आएगी। That's why we have used the word dipole, two poles या two ends। और इन दोनों डाइपोल्स के बीच का जो सेपरेशन है, मान लो मैं इस सेपरेशन ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं 2a सिंबल से। जनरली हम लोग किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के लिए जो सिंबल यूज करते हैं R, X, L, A, B, C जो भी लेते हैं सिंगल लेटर से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर हमने ट्वाइस ऑफ A से डिनोट किया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण फील्ड इंटेंसिटीज कैलकुलेट करते हैं एट द डिफरेंट पॉइंट्स, तो उस डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन के अंदर हमें इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच के सेपरेशन का हाफ लेना पड़ता है। तो मैथमेटिकली अगर हम यहाँ पर A लेंगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में A/2 आएगा। तो दो या दो से ज़्यादा डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी का जब वेक्टर सम लेंगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उसको थोड़ा इजी करने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए हम यहाँ पर पहले ही 2a की फॉर्म में इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि जब इसका हाफ आए
तो वो एक ही फॉर्मेट में आ जाए, तो हमारा जो फॉर्मूला हो वो थोड़ा इजी हो, उसको याद करना हमारे लिए आसान रहता है। इसलिए हम यहाँ पर 2a नाम का सिंबल यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल को। क्लियर है बात? तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन ये होगी। अब एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम स्मॉल p वेक्टर सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। सो इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग द मैग्नीट्यूड इक्वल टू द product of magnitude of either of the two charges of which the system is made up and distance between them। मतलब अगर हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया जाए जिसके अंदर 2 पॉइंट चार्जेस हैं -q एंड +q, और दोनों के बीच का सेपरेशन है मान लो 2a के जितना, तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर का यूज करेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द 2 चार्जेस। क्योंकि एक सिस्टम, एक डाइपोल के दोनों पॉइंट चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ साइन अपोजिट होता है। दोनों में से किसी एक का चार्ज multiplied by the separation between the 2 point charges. So this would represent the magnitude of the electric dipole moment vector. अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो हो गया ये, और डायरेक्शन की बात करें तो कन्वेंशनली हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ द डाइपोल की तरफ लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी that is always taken from the negative to the positive point charge of our electrical dipole। तो अगर हमें कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल दिया जाए जिसको मैं इस वेक्टर पी क्यू से या ए बी से डिनोट करता हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि इस डाइपोल मोमेंट, इस वेक्टर का या इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल जिसको इस वेक्टर से डिनोट किया है, इसका जो टेल पॉइंट होगा दैट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ नेगेटिव पॉइंट चार्ज ऑफ दैट डाइपोल, और उसका जो हेड होगा दैट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल डाइपोल, और उस वेक्टर की जो लेंथ होगी दैट कोरेस्पॉन्ड्स टू द, या दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या that represents the magnitude of that electrical dipole moment। क्लियर है बात? या इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो भी हम इससे डिनोट कर सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर को अगर हम एक एरोड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट का सिग्निफिकेंस ये हुआ कि ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज की पोजीशन को बता रहा है, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की पोजीशन को बता रहा है, और इस डाइपोल मोमेंट वेक्टर की जो लेंथ होगी ये उस वेक्टर के, डाइपोल मोमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया इसके फॉर्मूले की बात। अब अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, जैसा हम लोग करते ही हैं कि किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी का अगर हमने एसआई यूनिट डिफाइन करना हो तो उस क्वांटिटी के फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज हैं सभी के एसआई यूनिट उसके अंदर पुटअप कर दो। तो चार्ज का एसआई यूनिट है कूलम,
और डिस्टेंस का SI यूनिट है मीटर। यहाँ पर 2a का मतलब 2 मीटर मत लिख देना, ओनली मीटर, क्योंकि ये सिर्फ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो कूलम मीटर इज इट्स SI यूनिट। और डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा करंट इनटू में टाइम, मतलब करंट के लिए आप एम्पियर सिंबल का यूज करते हैं, टाइम के लिए कैपिटल T, इनटू में डिस्टेंस के लिए आ गया L। तो हमारे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 L1 T1 A1, ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये तो बात होगी इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट वेक्टर की, जो एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल डाइपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डाइपोल इमेजिन करें जिस डाइपोल के पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू हो वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो, -q + q, दोनों के बीच का सेपरेशन है 2a। हम ऐसा इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट इमेजिन कर रहे हैं जिसमें उसके दोनों पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो हो वो इनफाइनाइटली लार्ज को अप्रोच कर रही हो और दोनों के बीच का जो सेपरेशन हो वो 0 को अप्रोच कर रहा हो। यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, मतलब इनका साइज नहीं, साइज तो ऑलरेडी पॉइंट चार्ज है तो 0 साइज है, इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इस डाइपोल के चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो आप स्मॉलर करते जा रहे हैं ताकि ओवरऑल प्रोडक्ट जो हो, जो कि डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है q इनटू में 2a, चार्ज तो बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया और डिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल, तो दोनों के बीच की जो प्रोडक्ट होगी जो कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी वो फाइनाइट आए। तो अगर हम एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डाइपोल इमेजिन करें जिसके पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड की वैल्यू इनफाइनाइटली लार्ज हो या काफ़ी लार्ज हो और सेपरेशन उनके बीच का ऑलमोस्ट 0 को अप्रोच करे, देन सच दैट देयर डाइपोल मोमेंट value have a significant finite value, then that electrical dipole is said to be an ideal electric dipole। तो ideal electrical dipole का मतलब क्या होगा? an electric dipole consisting of point charges having infinitely large magnitude and separated by infinite small distance such that its dipole moment is finite, then such an electrical dipole is said to be an ideal electrical dipole। मतलब अगर सेपरेशन 0 कर दिया तो इसका मतलब एक तरह से साइज ऑफ द इलेक्ट्रिकल डाइपोल जो हो गया वो ऑलमोस्ट 0 हो गया, मतलब एक ऑलमोस्ट 0 साइज का इलेक्ट्रिकल डाइपोल हैविंग ए फाइनाइट डाइपोल मोमेंट, उसको हम कहेंगे आइडियल इलेक्ट्रिकल डाइपोल। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट इज द डाइपोल फील्ड। जैसा हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ ए चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल को डिफाइन किया था, उसी तरह से एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड होता है। इलेक्ट्रिकल डाइपोल फील्ड का मतलब क्या होगा? एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल के आसपास का वो रीजन, जिस रीजन के अंदर अगर हम कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आते हैं तो उसके ऊपर हमारे डाइपोल के दोनों में से किसी भी या दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे, सच ए रीजन ऑफ स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल इज सेड टू बी ए इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल फील्ड का मतलब a region of space around an electric dipole within which electrostatic force
can be experienced by any other charge due to the point charges of the electric dipole। तो ऐसा रीजन ऑफ स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल जिसके अंदर उस डाइपोल के चार्जेस के कारण एक दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे, सच ए रीजन ऑफ स्पेस इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकल डाइपोल फील्ड। और अगर हमें इस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और एक डाइपोल के किसी एक पॉइंट के, एक डाइपोल के फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर उस फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्वांटिटी हम यूज करते हैं दैट इज सेड टू बी डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी। तो डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब डाइपोल के फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट P के ऊपर हम लोग अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करते हैं तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हमारे डाइपोल के दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण जो फोर्सेस लगेंगे उन फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा दैट वुड रिप्रेजेंट द नेट डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। रिपीट कर रहा हूं बात को, अगर हमें एक डाइपोल के फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर उस डाइपोल की फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करना हो तो उसके लिए हम पहले उस पॉइंट के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करेंगे, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर उस डाइपोल के दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिकल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम कैलकुलेट करेंगे दैट वुड रिप्रेजेंट द डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल डाइपोल एट दैट गिवन पॉइंट इन इट्स इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो अब हम लोग नेक्स्ट डराइव करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो उसमें सबसे पहले हम लोग डराइव करने जा रहे हैं, एक चीज़ और बता दूं मैं पहले, ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल नाम का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो इसके सिग्निफिकेंस को स्टडी करने के लिए हमें मटेरियल बॉडीज की बेसिक स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। हमें पता है कि हर एक मटेरियल बॉडी के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के तौर पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, और एटम्स या मॉलिक्यूल एज ए होल जो होंगे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है उतना ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ताकि ओवरऑल नेट चार्ज ऑन एन एटम या ओवर ए डाइपोल और ओवर ए मॉलिक्यूल ऑफ ए मटेरियल पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। पर अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है जो आपस में एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड के साथ बाउंडेड होते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग अलग एटम्स की बात करें, ऑक्सीजन के ऊपर ओवरऑल नेट चार्ज की वैल्यू होती है 0, हाइड्रोजन के ऊपर एटम्स के अलग अलग के ऊपर नेट चार्ज की वैल्यू होती है 0, कारण क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है एंड सो ऑन दैट इज इक्वल टू 0। पर और अगर हम ओवरऑल मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर के ऊपर बात करें तो इसके ऊपर भी नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है 0, कारण क्योंकि इंडिविजुअल एटम्स का चार्ज 0 है तो उनसे मिलकर बना हुआ जो मॉलिक्यूल होगा उसका भी नेट चार्ज क्या होगा 0 होगा। पर अगर हम यहां पर देखें एक मॉलिक्यूल के अंदर जैसे 3 एटम्स हैं तो इसके अंदर 3 पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक का पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ऑक्सीजन का है, एक हाइड्रोजन का है वो यहाँ है, एक हाइड्रोजन का वो यहाँ पर है। मतलब इस मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर के अंदर 3 पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहे हैं जो अलग अलग पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है एट द डिफरेंट पोजीशन। सिमिलरली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, इसके अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है,
इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो तीनों के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज भी एक जगह इकट्ठा नहीं है, वो भी पूरे मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग पोजीशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना उसके अंदर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटॉन, जो कि उस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम के अंदर अलग अलग पोजीशंस के ऊपर या उसके वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो सिमेट्रिकली या एसिमेट्रिकली दैट इज अनदर थिंग। और सिमिलरली नेगेटिव चार्ज भी उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अगर हमें एक ऐसा सिस्टम दिया जाए, हमने +1 में रोटेशनल मोशन वाला एक चैप्टर पढ़ा था, यूनिट पढ़ा था, उसमें हमने एक सेंटर ऑफ मास नाम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ये बात स्टडी की थी कि अगर हमें एक सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया जाए और हमें उस सिस्टम के बिहेवियर को स्टडी करना है, बेसिकली वहाँ पर हमने मैकेनिक्स के अंदर उसके मोशन को स्टडी किया था। तो अगर हम उसके मोशन को स्टडी करना चाहते हैं, या तो अलग अलग पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन डराइव करो, उसको सोल्व करो, उससे सभी का मोशन आएगा ओवरऑल सिस्टम का। या दूसरा कॉन्सेप्ट अपन ने जो शॉर्टकट मेथड लिया था, सेंटर ऑफ मास नाम का हमने एक कॉन्सेप्ट लिया था, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल। मैकेनिक्स में हमने इस तरह से डिफाइन किया था कि एक सिस्टम के अंदर एक ऐसा पॉइंट, जिस पॉइंट पर अगर हम उस सिस्टम के पूरे मास को कंसंट्रेटेड मान लें और जो फोर्सेस सिस्टम पर अप्लाई हो रहे हैं वो सारे फोर्सेस उस पॉइंट पर अप्लाई किए जाएं, तो उसका मोशन वैसा ही हो जैसे सिस्टम एज ए होल का होता है, देन दैट पॉइंट इज नोन एज इट्स सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट सिस्टम। सिमिलरली अगर हम इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर मैं उन सब के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को स्टडी करना चाहता हूं, तो मुझे सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ द मॉलिक्यूल को स्टडी करना पड़ेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल का मतलब वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर अगर मैं उस मॉलिक्यूल के सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के मासेस को या सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को कंसंट्रेट कर दूं, तो उसका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर वैसा ही हो जैसे ओवरऑल सिस्टम का है। तो उस सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम को हम कहते हैं सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पर अगर उस मॉलिक्यूल का पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड मान लिया जाए, तो उसका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल वगैरह वैसी ही हो जैसा मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज के साथ आता है, देन दैट पॉइंट इज नोन एज इट्स सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली एक मॉलिक्यूल के अंदर एक सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करता है। सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज का मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर वो पॉइंट जिस पॉइंट पर अगर उस मॉलिक्यूल के सारे नेगेटिव चार्ज को कंसंट्रेट मान लिया जाए, तो वो वैसा ही इलेक्ट्रिकल बिहेवियर प्रोड्यूस करे जैसा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ प्रोड्यूस करता है, दैट इज सेड टू बी इट्स सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मान लो इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल +Q और टोटल नेगेटिव चार्ज है -Q, तो ओवरऑल नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल एज ए होल क्या हो गया? 0। अब हमें पता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा शिफ्टेड होगा या उस तरफ ज़्यादा डिस्प्लेस्ड होता है, जिसके कारण इस ऑक्सीजन के ऊपर एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम्स के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब इस ओवरऑल मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम्स वाले पोर्शन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन एटम वाले पार्ट की तरफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा होगी।
अब सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम के बारे में जब हमने स्टडी किया था +1 में, तो हमने वहां पर यह बात पढ़ी थी कि जिस तरफ पार्टिकल्स का मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उस तरफ एग्जिस्ट करता है। जैसा वहां पर एक एग्जांपल भी लिया जाता है कि अगर हम एक रोड ऑफ द मटेरियल बॉडी दी जाए, अगर इस रोड के अंदर थ्रू आउट द होल रोड मास की डेंसिटी सेम हो तो जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास होता है। पर अगर इस पोर्शन में मास की डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी ज्यादा हो, इधर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा उस रोड का वो ज्योमेट्रिकल सेंटर से उस तरफ लाई करेगा जिस तरफ पार्टिकल्स का या मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। सिमिलरली सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर उस पोर्शन की तरफ लाई करेगा जिस पोर्शन में नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, जो ऑक्सीजन की तरफ है। इसलिए जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के एटम की पोजीशन की तरफ एग्जिस्ट करेगा, और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा वो नीचे वाले पोर्शन में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उस तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, इसलिए सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस तरफ लाई करेगा। अब हमें पता है कि मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों की वैल्यू सेम है, तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन दोनों के ऊपर चार्जेस की वैल्यू सेम है। और सेंटर ऑफ चार्ज का मतलब वो पॉइंट जिस पर पूरा चार्ज कंसंट्रेटेड माना गया है। तो एक पॉइंट है जिस पर चार्ज है, तो एक तरह से ये पॉइंट चार्जेस हो गए। तो मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर एक सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा पॉइंट चार्ज, एक सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट चार्ज, दोनों के चार्ज की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, पर साइन है अपोजिट। तो ये ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होगा ये कैसे सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है जिसके अंदर दो पॉइंट चार्जेस हैं हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन एंड सेपरेटेड बाय फाइनाइट सिस्टम, दैट्स व्हाई इट विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो ये एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। मीनिंग यहां पर क्या हुआ कि अगर एक मॉलिक्यूल का एक फाइनाइट डाइपोल मोमेंट हुआ तो इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे, सेपरेटेड है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल। ये आप लोग केमिस्ट्री में भी यूज करते हो, पोलर सोलवेंट, पोलर सोल्यूट वगैरह वगैरह, तो उसमें ये चीज यहां से उठाई जाती है। अगर हमारा सिस्टम ऐसा है या मॉलिक्यूल ऐसा है कि उसका एक ही पॉइंट सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है और वही पॉइंट उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड करते हो, तो उस मॉलिक्यूल का नेट इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो होगी, मतलब उसके सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड करते हो, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, देन सच अ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो डाइपोल मोमेंट का सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट की हेल्प से कैलकुलेट करके मॉलिक्यूल्स के, डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट को मेजर करके हम ये बता सकते हैं वेदर द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर पोलर और नॉन पोलर। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल। अब डिपेंड क्या करता है, अब ये बात किस बात पे डिपेंड करेगी कि हमारा मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर। वो हमने कह दिया कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो हुई, तो अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो हुई तो नॉन पोलर, अगर वो फाइनाइट हुई तो वो पोलर। अब वो कब होगा? जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेटेड हुए, अलग अलग पोजीशन पर लाई करे तो पोलर, अगर एक ही पॉइंट पर मतलब कोइंसाइड कर रहे हुए तो वो हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ये किस पे डिपेंड करता है? वो उस मॉलिक्यूल्स के अंदर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर हमारा मॉलिक्यूल ऐसा है कि उसके अंदर चार्ज का, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, सिमेट्रिकल हो, तो उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड करेगा, जिससे वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा, डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। और अगर हमारा मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिकल मैनर में हो, तो उस केस में सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करेंगे, उसका फाइनाइट डाइपोल मोमेंट होगा, वो सब्सटेंस पोलर सब्सटेंस होगा, उसके मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। ओवरऑल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल का सिग्निफिकेंस ये है कि किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट को मेजर करके हम लोग ये बता सकते हैं वेदर दैट सब्सटेंस इज पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस, जिसका हम आगे और यूज कर सकते हैं इस पोलर या नॉन पोलर कॉन्सेप्ट के बारे में। दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द
फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल और डाइपोल मोमेंट की बेसिक डेफिनेशन। नेक्स्ट अब हमने डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी एट द डिफरेंट पॉइंट्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल को डेराइव करना है, एंड दैट विल बी डेराइव्ड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।